नौकरानी हर रोज़ मेरे ससुर के कमरे में जाती और जब भी वो बाहर आती तो वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। एक दिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम जिज्ञासा है। मेरी शादी एक अमीर फैमिली में हुई थी, जबकि मैं एक बहुत गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत तंगी में गुजरी थी, क्योंकि हम 6 बहनें थी। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। हम बहनों ने खुद ही अपना गुजारा जैसे तैसे किया था। मेरी जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उसको तो मैं नहीं जानती थी। वो मेरी बड़ी दीदी के ससुराल वालों की तरफ का था। लड़के की माँ नहीं थी, उसकी बहन ने ही मुझे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया था। इसी तरह से मेरी शादी हुई थी। अभी मेरी मुझसे छोटी 3 बहनें और हैं। मेरी सारी बहनें किसी न किसी हुनर में परफेक्ट थी, इसलिए वो बेचारी कोई न कोई काम करके अपना गुजारा कर लेती थी। मेरी बहन ने अपने ही घर से मेरी शादी करवाई और इस तरह विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में उनकी हालत देखने के लिए गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो मेरे सामने खड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा जालिम इंसान लग रहे थे। मैं घबराती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। मेरे शरीर से जान निकलती जा रही थी। जैसे जैसे वो इंसान मेरी तरफ आ रहा था, अपने पति के कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरे पति ने मुझे बार बार समझाया था कि मेरे पिता के पास कभी भी मत जाना, कभी उनके कमरे में मत जाना, हो सके तो मेरे पिता से हमेशा दूर रहना। मुझे अब अपने पति की कही हुई सारी बातें समझ आ रही थी कि वो मुझे अपने पिता के पास जाने के लिए मना क्यों करते थे। मैं अपने ससुर के सामने बार बार हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझसे दूर हो जाएं और मुझे जाने दें, लेकिन वो इंसान मेरी किसी बात को सुन ही नहीं रहा था। कभी मुझे अपने घर की उस बेचारी नौकरानी का ख्याल आ जाता तो कभी अपने पति की बातों का ख्याल आ जाता। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं आखिर इस कमरे में क्यों आ गई थी। किसी की बात ना मानने का कभी कभी हमें बहुत बुरा नतीजा मिलता है। ना जाने मेरे दिमाग पर अपने ससुर की सेवा करने का भूत क्यों सवार हो गया था, जो मैं खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में आ गई थी। अचानक ही मैं पीछे की तरफ दीवार के साथ लग गई। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी थी और अपने पति को आवाज़ लगा रही थी। मैं जानती थी कि इस टाइम घर में कोई भी नहीं है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, कोई मुझे इस टाइम घर में बचाने वाला मौजूद नहीं है। अचानक मेरे ससुर मेरे करीब आ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक हादसा था। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी की पहली रात तो अपने पति के साथ बहुत अच्छी गुजरी थी, फिर दूसरा दिन भी अच्छा गुजरा और तीसरा दिन निकल आया था। मैं देख रही थी कि सुबह से ही काम वाली नहीं आई थी। शादी के दूसरे दिन तो काम वाली आई थी और उसने काफ़ी सारे काम भी कर दिए थे, लेकिन आज ना जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। मैंने जब अपने पति से पूछा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैंने कहा, आज नौकरानी नहीं आई है, इसलिए मैंने अपने हाथ से खाना बना लिया और मैं पापा जी को भी उनके कमरे में ही खाना देकर आ जाऊंगी। मेरे पति ये सुनकर कहने लगे, नहीं, तुम्हें उनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खाना दे दो, मैं लेकर चला जाता हूँ। मेरे पति ने ये कहकर मेरे हाथ से खाने की प्लेट अपने हाथ में पकड़ ली थी और वहाँ से चले गए थे। मुझे लगा शायद उन्होंने इस वजह से ऐसा किया है क्योंकि मैं अभी नई नई दुल्हन हूँ और काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी। आसपास के सारे लोग मेरे लिए अनजान थे। इसी तरह से मेरी शादी को 1 महीना गुजर चुका था। घर में नौकरानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ था और सारे घर का काम मैं खुद ही किया करती थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही रहते थे, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे पति अपने पापा से ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। मेरे ससुर बीमार रहते थे और इसलिए मेरे पति मुझे ज़्यादा उनके पास नहीं जाने देते थे। मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही अपने ससुर से मिली थी, वो भी सिर्फ उस टाइम जब वो सो रहे होते थे।
काफ़ी दिनों से मेरे पति काम पर नहीं जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आप अभी तक काम पर क्यों नहीं जा रहे हो। इस बात का जवाब अपने पति के मुंह से सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई थी, क्योंकि वो मुझे अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो जब तक किसी नई नौकरानी की तलाश नहीं कर लेते तब तक वो काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अकेली घर पर नहीं रह सकती और उनके पिता की सेवा भी नहीं कर सकती। इस बात पर मैं खामोश बैठ गई थी। घर का कामकाज करने के लिए 2-3 औरतें आई थीं। पहले तो वो औरतें काम करने के लिए मान जाती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो मुझसे आकर ये कह देती थी कि हम ऐसे घर में काम नहीं कर सकते जहाँ पर औरत की कोई इज्जत ही ना हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कहती थी। मेरे पति तो मेरी भी बहुत इज्जत करते थे और किसी लड़की की तरफ उन्होंने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ये बात तो मैंने नोट की थी कि वो बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मैंने जब अपने पति को इस बारे में बताया तो वो मुझसे कहने लगे कि घर में कोई भी औरत आए तो उससे तुम बात मत किया करो, मैं खुद अपनी मर्जी से उन्हें काम पर रख लूँगा जिसे रखना होगा। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। कुछ दिनों के बाद एक औरत आ गई थी काम करने के लिए, लेकिन वो औरत हमेशा खामोश रहती थी। घर में भी डरी सहमी सी रहती थी। मुझसे भी वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं छोटी थी जब बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरा दिल करता था कि मैं अपने ससुर की पिता की तरह सेवा करूं, उन्हें अपने पिता की जगह दूं, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरे पिता तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपने ससुर को ही अपना पिता मानूंगी। लेकिन मेरा पति था कि मुझे अपने पिता के करीब तक नहीं जाने देता था। मुझे उनके पास जाने के लिए मना करता था। वो मुझसे कहता कि बहुत बुरा होगा अगर मैंने किसी भी दिन तुम्हें अपने पिता के कमरे के इर्द गिर्द भी देख लिया तो। न जाने वो मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते थे। एक दिन मैं हॉल में बैठी हुई फ़ोन पर अपनी बहन से बातें कर रही थी। वहीं करीब ही नौकरानी भी खड़ी हुई थी। कॉल कट जाने के बाद बातों ही बातों में मैंने उसको बताया कि ना जाने मेरे पति को क्या परेशानी है। वो मुझे अपने पिता से बात तक नहीं करने देते। जब भी मेरा मन करता है कि मैं अपने ससुर की सेवा करूं, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अपने पिता की सेवा नहीं की थी, तो इसलिए मेरा दिल अपने ससुर की सेवा करने के लिए चाहता है। वो नौकरानी मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मालकिन आपके पति बहुत अच्छा करते हैं कि आपको अपने पिता के करीब तक नहीं जाने देते, और आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने ससुर के करीब ना जाओ। मैं बड़ी हैरानी से उस नौकरानी की तरफ देखने लगी थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि वो भी मेरे ससुर के बारे में ऐसी बातें कह रही थी। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं खामोश रही थी। एक दिन नौकरानी को अपने घर का कोई काम था, जिसकी वजह से वो जल्दी काम से चली गई थी। इसी वजह से मुझे ही अपने ससुर के कमरे में खाना लेकर जाना पड़ा। मैं उनके कमरे में चली गई और साइड टेबल पर खाने की प्लेट रख दी और अपने ससुर को जगाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुली और वो भी मुझे देख रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, अचानक ही दरवाज़ा खुला और मेरे पति मेरे ससुर के कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने एकदम से गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने वाले अंदाज में मुझे कमरे से बाहर लेकर चले गए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उनसे कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से मुझे घसीटकर क्यों लेकर आ रहे हो? वो गुस्से में मुझे कहने लगे, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे पिता के कमरे में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी समझाई हुई बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इसके बावजूद भी तुम उनके कमरे में चली गई हो। अगर कुछ हो जाता तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे अपने पति की बात की समझ नहीं आई थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ये कोई इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे कमरे में लेकर आ गए और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उनका बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी कि ना जाने क्यों उन्हें अपने पिता से इतनी ज़्यादा नफ़रत होती थी। वो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे अपने पिता से इतना ज़्यादा दूर रखते थे। एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझसे उठा तक नहीं जा रहा था। दोपहर का टाइम था जब मेरी आँख खुली।
मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर के कमरे से नौकरानी निकल रही थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से चलती हुई आ रही थी। उसकी हालत मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी। न जाने उसे क्या हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना आया हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैं उसके करीब जाकर उससे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। वो पहले तो थोड़ी घबरा गई थी, फिर इधर उधर देखने लगी और फिर कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ मालकिन, वो बस मैं सीढ़ियों पर पोंछा लगा रही थी, इसलिए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई थी। लेकिन मुझे अपनी नौकरानी की हालत बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम छुट्टी करके घर जाओ और घर जाकर आराम करो, बाकी के सारे कामों को मैं देख लूँगी। लेकिन वो इनकार करते हुए सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं मालकिन, साहब ने मुझे मना किया है कि जब तक साहब घर नहीं आ जाएंगे मुझे यहाँ से कहीं पर नहीं जाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, बाकी मेरे ससुर जी के कमरे की सफाई रह गई है, वो मैं खुद कर लूँगी। ये कहकर मैं उनके कमरे की तरफ जाने लगी थी। तभी अचानक नौकरानी ने एकदम से घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। मैंने कहा क्या हो गया है तुम्हें, मुझे जाने दो, तुम्हारी हालत काम करने वाली नहीं है, तुम अपने घर जाकर आराम कर सकती हो। तो वो कहने लगी, नहीं मालकिन, आप अंदर नहीं जा सकती हो। उसने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। वो मुझे लेकर किचन में आ गई और कहने लगी, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आपने अब तक नाश्ता भी तो नहीं किया है। मैं उसकी हालत को देख रही थी, जो खुद बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसकी कलाई पर देखा, जहाँ पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। मैंने अब की बार उससे कुछ पूछा नहीं था, लेकिन रात को जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें सारी बात से आगाह कर दिया था। वो कहने लगे, शायद वो नौकरानी अपने पति से झगड़ा करके घर से आई होगी, तुम्हें इससे क्या मतलब है, अपने काम से काम रखा करो, ज़्यादा नौकरानियों से सवाल जवाब मत किया करो, वरना काम छोड़कर भाग जाएंगी। मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जब भी मैं उनसे कोई ऐसी बात करती तो वो सारी रात मेरी मोहब्बत को भूल जाता था और मुझ पर गुस्सा करने लग जाता था। मेरे पति ने कहा, अब दूसरों की इंक्वायरी करना बंद करो और खामोशी से सो जाओ। ये कहकर वो खुद भी सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के ना जाने किस टाइम पर मेरी अचानक आँख खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे अचानक ही अपने ससुर के कमरे से किसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ससुर किसी को डांट रहे हों। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात के इस टाइम पर तो हमारे घर में कोई भी नहीं होता था। फिर मेरे ससुर आखिर किससे झगड़ रहे थे और किसको डांट रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के पास आई और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने उन्हें झंझोड़ कर जगा दिया। वो मुझे गुस्से से कहने लगे कि क्या हो गया है, तुम इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो। मैंने जब उन्हें बताया कि न जाने पापा को क्या हो गया है, वो किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जाकर देखो उनके कमरे में कौन है। मेरे पति एकदम से घबरा गए और मुझसे कहने लगे कि तुम आराम से सो जाओ, कोई भी नहीं है, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मेरे पति कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम सो जाओ, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो साफ साफ अपने ससुर की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति से गुस्से में आकर कहा कि आपको तो अपने पिताजी की कोई परवाह ही नहीं है। मैं आपसे कितनी देर से कह रही हूँ कि वो किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपको तो आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं खुद ही वहाँ जाकर देखती हूँ। मैं जाने लगी तो उन्होंने इतनी ज़ोर से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बेड पर धक्का दे दिया कि मैं दर्द से करहाने लग गई थी और वो मुझसे कहने लगे कि यहीं चैन से बैठ जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ। एक बार तुम्हें समझाओ तो कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मेरे पति ने जाकर कमरे को लॉक लगा दिया और गुस्से में कहने लगे कि अब कमरे से बाहर मत निकलना। मैं खामोशी से वापस ठीक से बेड पर सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन बार बार मुझे अपने ससुर जी का ख्याल आ रहा था। रात भर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन सवार थी। अगले दिन मेरे पति के उठने से पहले ही मैं जाग चुकी थी और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी।
मैं किचन में खड़ी हुई अपने पति के लिए नाश्ता ही बना रही थी, लेकिन अभी तक नौकरानी नहीं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ससुर जी के नाश्ते का भी टाइम हो गया था और नौकरानी को आज बहुत ही लेट हो गया था। मेरे ससुर को दवाइयाँ भी देनी होती थी और जब मेरे पति उठकर आए तो तब मैंने उनसे कहा तो वो कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है दवाई देने की, जब नौकरानी आ जाएगी तो खुद वही मेडिसिन देकर आ जाएगी। मैंने कहा क्या हो गया है आपको, आप मुझे भी उनके कमरे में नहीं जाने देते और ख़ुद भी उन्हें मेडिसिन देने के लिए नहीं जा रहे हो, ये आपकी कितनी गलत बात है। मैं अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे गुस्से से घूरे जा रहे थे। फिर वो कहने लगे कि तुम्हें उनकी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पिता हैं और मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, तो तुम्हें भी उनके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर मेरे पति उस समय ही बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैंने कई बार सोचा कि मैं खुद ही जाकर ससुर को मेडिसिन और नाश्ता दे आती हूँ, फिर मैं खामोश रही। आज काफ़ी देर से नौकरानी घर आई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम छुट्टी कर लेती, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहने लगी, नहीं मालकिन, मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो जाए। आपका ससुर आपके साथ भी कुछ गलत कर दे या आपको उनके कमरे में जाकर उनकी सेवा करनी पड़े। मैं हैरत से नौकरानी की तरफ देख रही थी। मैंने उससे इस बात की वजह पूछी कि तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लेकिन वो तो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस कहने लगी, अब इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो मालकिन, और इस घर में अपनी हिफाजत किया करो, अपना ध्यान रखा करो। मैं तो सोच भी नहीं सकती मालकिन कि आप किस तरह से इस घर में रह लेती हो। मैं तो बहुत मजबूरी में अपने बच्चों की खातिर यहाँ पर काम करती हूँ, वरना तो कोई भी औरत यहाँ काम ना करे। पता नहीं आप कैसे बची हुई हो। फिर वो नौकरानी नाश्ते की ट्रे उठाकर मेरे ससुर के कमरे की तरफ चली गई थी। मैं खामोशी से अपने कामों में बिजी हो गई थी। मैं किचन में काम ख़त्म करके हॉल में आकर बैठ गई तो मैंने देखा कि नौकरानी लंगड़ाते हुए मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं बड़ी हैरत से आज उसे देख रही थी। आज फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बड़ी परेशानी से नौकरानी को देख रही थी। अचानक ही वो गिरते गिरते बची। मैंने उसे जाकर संभाल लिया था और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है। मैं उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो घबराई हुई मुझसे कहने लगी, मालकिन, मुझे अपने घर जाना है, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो ये बात कहकर चली गई थी, लेकिन मैं जानती थी कोई तो मैटर था, कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो इस तरह से चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद मुझे बाहर से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर आग जल रही थी, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ़ोटोज़ एल्बम पड़े हुए थे जिनमें किसी ने आग लगाई हो। मैंने जल्दी से उस आग पर पानी डाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं फ़ोटोज़ को देखने लगी तो वो किसी औरत के फ़ोटोज़ लग रहे थे। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। थोड़ी ही देर में वो भी घर पर आ गए थे और मुझे देखने लगे और जल्दी से मेरी फ़िक्र करते हुए कहने लगे, तुम ठीक तो हो ना। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। देखो, न जाने किसने आग लगा दी थी फ़ोटो को और यहाँ पर पड़ी हुई थी। वो नौकरानी के बारे में पूछने लगे थे। मैंने उन्हें बताया कि नौकरानी घर चली गई थी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में कहने लगे, नौकरानी इतनी जल्दी घर क्यों चली गई? मैंने उससे कहा भी था कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाया करूं, तुम कहीं भी मत जाना। मैं देख रही थी मेरे पति बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे और बार बार मुझे देख रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना। मैं बार बार उन्हें यही बता रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा, मेरी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी वजह से इतना परेशान क्यों हो जाते हो? तो वो कहने लगे कि कुछ लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, जिनको ना तो हम दूर कर सकते हैं और ना ही अपने पास रख सकते हैं। इस वजह से मुझे हर टाइम तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है। काश कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकता।
वो बहुत ज़्यादा बेबसी से बोल रहे थे। उस दिन के बाद से ये सब कुछ नॉर्मल बन चुका था। कभी किसी चीज़ में आग लगी होती थी तो कभी कुछ और होता, और हमारी नौकरानी की भी ऐसी हालत होती थी। कभी वो मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकलती तो बहुत ज़्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। वो कहने लगी, मालकिन भगवान करे आपका ससुर मर जाए, मेरी जान को भी सुकून आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी उसकी ऐसी बातें सुनकर। शायद वो मेरे ससुर की सेवा करके थक चुकी थी, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही थी। क्योंकि मेरे ससुर की वजह से मेरा पति उसे घर से नहीं जाने देता था जब तक कि वह खुद घर नहीं आ जाते थे। और वो मजबूर औरत थी, अपने बच्चों की वजह से यहाँ पर काम कर रही थी। क्योंकि मेरा पति उसे ज़्यादा सैलरी भी देता था और हमारे घर में ज़्यादा काम भी नहीं करना होता था। बस इस नौकरानी का ज़्यादातर काम यही होता था कि वो मेरे ससुर के कमरे में होती थी और उनकी सेवा करती थी। आज वो मुझे पहले ही बताकर चली गई थी कि वो कल काम पर नहीं आएगी, इसी वजह से अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने भी अपने पति को ये बात नहीं बताई थी। मैंने सोच लिया था कि कल का सारा दिन मैं खुद अपने ससुर की सेवा करूंगी। अगले दिन मैंने अपने पति से झूठ बोला और कहा कि नौकरानी ने कहा था कि वो आज थोड़ी देर से आएगी, इस वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब वो आ जाएगी तो खुद ही पापा जी को खाना दे आएगी। मेरे पति ये बात सुनकर रिलैक्स हो गए और ऑफिस चले गए थे। मैंने ससुर के लिए खाना निकाला और उनके कमरे में लेकर जाने लगी थी। जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जाग रहे थे और बैठे हुए थे। अचानक ही वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। मैं उनके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मुझे डर लग रहा था। उनकी आंखें भी लाल हो रही थी। उन्होंने एकदम से जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मुड़ कर देखा, मैं जो साइड टेबल पर खाना रख रही थी, अचानक ही मेरे हाथ से खाना गिर गया। मेरे हाथ और पाँव पूरी तरह से कांपने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था? मैंने डरते हुए अपने ससुर से ये बात पूछी और मैंने उनसे कहा कि मुझे बाहर जाना है। आज मुझे अपने पति की बातें बहुत याद आ रही थी। वो हर बार कहते थे कि कभी भूल कर भी उनके कमरे में मत जाना, उनके पास मत जाना। तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। उनके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं पीछे होते होते अचानक से दरवाजे के साथ लग चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी मैं बंद दरवाजे को देखती तो कभी मैं अपने ससुर की तरफ देखती। अगले ही लम्हे मैंने कमरे में चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं चिल्लाते हुए अपने ससुर से कह रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आज मुझे नौकरानी की बातें भी याद आ रही थी। इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अचानक ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया था। मेरे पास मेरे पति बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं एकदम रोते हुए अपने पति के गले लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे पति भी मुझे देखकर कहने लगे, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? बस अब रोना बंद करो, तुम मेरे पास हो, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं रो रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आपके पापा तो बहुत ज़्यादा जालिम आदमी हैं। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे पति कहने लगे, मैंने हमेशा तुम्हें मना किया था ना उनके कमरे में जाने के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पापा से बच कर रहना, जहाँ पर वो हो वहाँ पर तुम मत जाना। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। मेरे ज़्यादा रोने की वजह से मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था और मेरी आंखें लाल हो गई थी। वो मुझसे कहने लगे, तुम हकीकत जानना चाहती हो ना कि मेरे पापा ऐसे क्यों हैं? तो सुनो, मुझे बचपन से ही अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मैंने हमेशा अपने पापा को अपनी माँ पर अत्याचार करते हुए देखा था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे पिता कैसे खतरनाक आदमी हैं। मेरी बहनें भी कभी अपनी शादी के बाद इस घर में नहीं आई। पता है ऐसा क्यों? वो इस घर में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन्हें भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। जानती हो मैं कितनी मुश्किल से इस इंसान को इस घर में बर्दाश्त करता हूँ।
मेरा बस नहीं चलता कि मैं इस आदमी को घर से निकाल कर फेंक दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ वो मेरे पिता हैं, मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मुझे उनकी फ़िक्र हो जाती है, लेकिन उन्होंने हमारी माँ के साथ जैसा किया था मैं वैसा ही उनके साथ तो नहीं कर सकता था। मेरी माँ तो क्या, वो हर औरत के साथ ऐसा ही करते थे। अचानक ही मेरे पति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उनकी तरफ देख रही थी। मुझे अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अब आगे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आगे का सच बताएं। अपने ससुर का इतना सच जानने के बाद ही मुझे तो हैरत हो रही थी। मैंने कहा, मुझे सारी सच्चाई बताओ। वो पहले तो खामोश हो रहे थे, जैसे मुझे बताना ही नहीं चाह रहे हों। फिर कहने लगे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमने हमेशा यही देखा था कि हमारे पिता को औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो वो मेरी माँ पर हाथ उठाते थे और माँ को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। उनकी इस हरकत से हम सब भाई बहन बहुत ज़्यादा डर जाते थे और मैं तो पापा जी को रोकने की बहुत कोशिश भी करता था, लेकिन पापा मुझे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा मारते थे, क्योंकि मेरी बहनों की गलती ये थी कि वो बेटी थी, जिसकी वजह से मेरी बहनों को भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। नफरत तो मुझे भी उनसे बहुत थी, लेकिन कभी मैं उनके सामने बोल ही नहीं पाता था। वक्त गुजरने लगा था और मेरे पिता ने मेरी माँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि आखिर में मेरी माँ ने एक दिन तंग आकर सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो भी पापा का अत्याचार अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस आदमी की वजह से मेरी माँ ने अपनी जान ले ली थी और हमें अकेला छोड़ गई थी। इसके बाद अपनी बहनों की मैंने ही रक्षा की थी, मैंने ही उनकी शादी भी की थी, क्योंकि मैं अपनी बहनों का फ्यूचर तबाह नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इस घर में रहने के बाद मेरी बहनें अपने पिता से मार खाती रहें। हमारे पिता को तो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती थी। इस वजह से मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरने लगा, शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके अत्याचार से तंग आकर उनकी पत्नी ने सुसाइड कर ली। लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे औरतों से बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। मेरी माँ उनके सपने में आती थी और उन्हें यही कहती थी कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। यही वजह थी कि मेरे पिता को औरतों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मेरे पिता के करीब कोई भी औरत जाती तो वो ऐसा ही गुस्से वाला बिहेवियर उनके साथ करते थे और औरतों को मारने लग जाते, या उन्हें औरतों को देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, या फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते थे। इस वजह से मैं हमेशा तुम्हें अपने पापा से दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी मेरे पिता की असलियत मालूम हो। ये बात कहकर मेरे पति खामोश हो गए थे और वो अपने आंसू छुपाते हुए बता रहे थे। उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे। शर्मिंदगी से उनकी नज़रें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने पिता की हकीकत बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि किसी इंसान को इतनी ज़्यादा औरत से नफ़रत कैसे हो सकती है। मुझे तो जैसे ये सब जानने की इच्छा जाग रही थी। ये सब सुनकर मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा कि आखिर आपके पिता को औरतों से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों थी? वो स्त्री पर इतना अत्याचार क्यों करते थे? मेरे पति ये बात सुनकर खामोश हो गए और मुझसे कहने लगे कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं अपने पति से जिद करने लग गई थी, क्योंकि मुझे जानना था कोई तो वजह थी, वरना कोई इस तरह तो किसी से इतनी ज़्यादा नफ़रत नहीं करता। क्या मेरे ससुर को अपनी माँ से भी इतनी ही नफ़रत थी? मैंने अपने पति से पूछने की कोशिश की और मैं बार बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे थे। अचानक ही वो कहने लगे, उन्हें हर औरत से हमेशा से ही नफ़रत रही है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, जानते हो, जब भी नौकरानी उनके कमरे में जाती थी उनकी सेवा करने के लिए, वो नौकरानी के साथ भी ऐसा ही करते थे। इसी तरह से उस बेचारी पर अत्याचार करते थे और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में कमरे से बाहर निकलती थी। वो नौकरानी को भी मारते थे, ऐसे ही उनकी भी पिटाई किया करते थे। मेरे पति कहने लगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाहता तो खुद अपने पिता की सेवा कर सकता था, लेकिन मैं उन्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि उनकी सेवा की जाए। वो आदमी इंसान नहीं हैं, बल्कि इंसान की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया है।
जो औरतों पर अत्याचार करके उनको नोच डालता है। उन्होंने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया, मेरी बहनों के साथ किया, बल्कि हर औरत के साथ किया, इसकी वजह से मैं कभी उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। वो बहुत दरिंदा आदमी हैं। और तो और अब तो उन्होंने मेरी पत्नी पर भी हाथ उठाया। माना कि वो पागल है, इस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्हें तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुमको उनसे हमेशा इसी वजह से दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, लेकिन जिस बात का मुझे डर था वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो गया। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे ही दिमाग पर उनकी सेवा करने का भूत सवार था। अब देख लिया ना तुमने सेवा करने का नतीजा। सेवा भी उस इंसान की जाती है जो उसको डिजर्व करता हो, लेकिन मेरे पिता औरत की सेवा को डिजर्व नहीं करते। जो मर्द किसी औरत पर हाथ उठाता हो वही इस दुनिया का सबसे घटिया मर्द है। मैं अपने पति की तरफ देख रही थी, उसे मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन हैरत तो मुझे अपने ससुर पर हो रही थी। कोई इतना बड़ा अत्याचारी कैसे हो सकता है? एक इंसान ने अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, सबको खो दिया। इसके बावजूद भी वो इतना अत्याचारी बना हुआ है। पागल होने के बाद भी वो अत्याचार करना नहीं भूलता। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। धीरे धीरे मेरे ससुर बिल्कुल ही पागल होते गए। उन्हें अपने आप का भी होश नहीं था। अब तो वो खुद को भी भूलने लगे थे और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। मेरे पति ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया था और कमरे के बाहर से ताला लगा दिया था। काफ़ी दिनों तक मेरे ससुर कमरे के अंदर ही रहे। उनकी हालत जब ज़्यादा ही खराब हो गई तो मेरे पति ने अपने पिता को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। मेरे ससुर अपनी पहचान भी भूल गए थे। शायद अपने टाइम पर उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, जिसकी वजह से वो औरत को कुछ नहीं समझते थे। और जो लोग ऐसे होते हैं आखिर में उनका अंजाम भी बुरा होता है। इसी तरह से मेरे ससुर का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जितनी भी औरतों पर जुल्म किया था उन सारी औरतों की उनको बद्दुआ लग गई थी। मेरे ससुर की आंखों से दिखना बंद हो गया था और उनके हाथ पैरों पर बुरी तरह से एलर्जी हो गई थी। भगवान ने उनको उनके किए की सज़ा जीते जी ही दिखा दी थी, क्योंकि जिन हाथों से वो औरतों को मारा करते थे उन्हीं हाथों पर एलर्जी के धब्बे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने हाथों में बहुत जलन महसूस होती थी। मेरे ससुर का पागल खाने के अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी और वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गए थे। खुद को मारने की कोशिश करते थे। भगवान शायद उनको इतनी जल्दी मौत नहीं देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी औरतों पर अत्याचार किया था। अब भला उनके किए की सज़ा इतनी छोटी तो नहीं होनी चाहिए थी। सारी ज़िंदगी के बदले की सज़ा उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती थी। मेरे ससुर की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई थी। अगर वो जिंदा थे तो सिर्फ जिंदा लाश बनकर ही जी रहे थे। हमने अपने ससुर के ठीक होने की प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनके मरने की प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था, लेकिन अब उनकी ये हालत तो मेरे पति से भी नहीं देखी जा रही थी। हम लोग उनके मरने की प्रार्थना करते थे। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। एक दिन पागल खाने से खबर आई कि मेरे पति के पिता की मौत हो चुकी है। मेरे पति ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। उनकी मौत पर तो मेरे पति की बहनें भी आ गई थी और सभी लोगों ने यही प्रार्थना की कि भगवान मेरे ससुर की सारी गलतियों को माफ़ कर दे, क्योंकि जीते जी इंसान को दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा औरत की इज्जत करना सीखिए। औरत पर हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। औरत भी तो इंसान है, उसी ने तो आपको जन्म दिया है। औरत को पैर की जूती नहीं, उसे अपने सर का ताज बनाकर रखिए। आप उसकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी डबल इज्जत करेगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें।
दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।